नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। आज हम जो है ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, CRE जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और ESIC, साथ ही साथ RRV के लिए जो लैब टेक्नीशियन, लैब सुपरिटेंडेंट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती हो रही है, उसके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स का ही है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जोधपुर का पेपर है, पुराना क्वेश्चन पेपर है। इससे हमें ये समझ आएगा कि जो पेपर सेटर होता है वो किस प्रकार से पेपर सेट करता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQS की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एलिमिनेट करने के भी ऑप्शंस पता लगेंगे। साथ में साथ जो हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं कई बार एक जैसे ऑप्शन से, तो उसकी भी प्रैक्टिस होगी। और हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि ये पेपर सेटर ने पेपर सेट किया है। तो चलिए स्टडी करते हैं अपन। सेक्शन है टेक्नीशियन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और 1 से लेके 50 क्वेश्चन अपन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो मांसपेशी, अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आता है, तो जो अटेम्प्ट हिंदी में किया गया है वो हिंदी में बताएंगे आपको, जो इंग्लिश में किया गया है वो इंग्लिश में बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1, जो मांसपेशी छाती मतलब थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में विभाजन करती है उनमें क्या कहा जाता है। तो ये सब तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हो। डायफ्राम कहा जाता है, मध्यपट कहा जाता है, बाकी श्वास मेजर नहीं है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स नहीं है और क्वाड्रेटम लैम्बोरम नहीं है। चलिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब इज द, इस सिंपल सा पूछा गया है कि जो आपका लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की, वो कौन सी होती है। तो सभी है लेकिन लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया है। इसमें आप देखने पे पाओगे कि ये सारी जो है, सारी की सारी जो है कौन सी अपर लिम्ब की बोन है, किसकी है, अपर लिम्ब की। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट पूछा गया है तो ये राइट आंसर जो है ह्यूमरस है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी नाक की नहीं है। अब देखिए ये पूछा गया, बाकी सारी की सारी जो मांसपेशी है वो नाक की है, नोज की है, लेकिन कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ये है कपोल संपीडनी। बाकी आपकी जो नेजल्स है उसको याद रखना, वो भी नोज की है। ठीक है, इसके अलावा ड्रीपेसर सेप्टी है, प्रोसीरस है, तो ये तीनों के तीनों है, लेकिन इसमें पूछा है एक्सेप्ट, एक छोड़ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। देखो ये क्वेश्चन आ गया, जो हमारी इंसान की बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन देख रहे हो आप, वो पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, लिवर और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चारों की चारों क्या है आपकी, ये चारों की चारों जो है आपकी ग्लैंड ही है, लेकिन लिवर क्या है आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। साथ ही साथ कभी पूछा जा सकता है कि सबसे इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, तो लिवर है। स्टोरेज ऑर्गन कौन सा है, तो लिवर है। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, तो लिवर करता है। हीमोपाइटिक ऑर्गन कौन सा है, तो लिवर करता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो राइट आंसर दोस्तों लिवर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिब्स आर टर्म्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो फ्लोटिंग रिब्स है वो कौन सी हैं। तो आप याद रखिए कि जो हमारी फर्स्ट 7 रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ट्रू रिब्स होती हैं। क्या होती हैं, वो ट्रू रिब्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्टार्टिंग की 7 होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये हो ही नहीं सकता। 6th एंड 7th पहले ही बता चुके कि स्टार्टिंग की 7 रिब ट्रू रिब्स है। तो राइट आंसर जो है फ्लोटिंग रिब्स का वो है 11 से 12। और अगर 7 से 12 रिब्स का भी नाम आ जाए तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, फॉल्स रिब्स। क्या बोल सकते हो, फॉल्स रिब्स। क्या होता है, जो आपकी ट्रू रिब्स होती हैं वो सीधे स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं और ये इनडायरेक्टली कनेक्ट रहती हैं, ये खास अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सामान्य वयस्क मानव के मस्तिष्क का पुंज कितना होता। तो आपसे बोलता हूं बार बार कि आप एक चार्ट बना लीजिए, हर एक ऑर्गन का वेट लिख लीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा अपन टाइम नहीं गवाएंगे। 1300 से 1400 ग्राम जो है ब्रेन का वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य वयस्क में मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती। पिछले बार के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एक पार्ट की कितनी लेंथ होती है, वो जरूर आप लिखिए। तो ये राइट आंसर जो है 25 सेंटीमीटर है, जो यूरेटर होता है उसकी होती है। और आप याद रखिए जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब की आप याद रखिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
या यूटेराइन ट्यूब भी बोला जा सकता है इसको। और 5 सेंटीमीटर किसकी होती है? एम्पुला की, जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट ही है। इन्होंने पूछा है जो टर्मिनल पार्ट है, खत्म होने वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको क्या बोलते हैं? तो एनाल कैनाल। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब डज फर्टिलाइज टेक प्लेस नॉर्मली। अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कशन किया था, जस्ट 30 सेकेंड पहले, कि जो यूटेराइन ट्यूब मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, क्या है? जो फैलोपियन ट्यूब है या यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है और एम्पुला की कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। तो फर्टिलाइजेशन यूटेराइन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? ये सारे यूटेराइन ट्यूब के ही पार्ट हैं। इस्टमस है, एम्पुला है, फिम्बरी है, इम्पेंडिबुलम है। तो राइट आंसर जो है एम्पुला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जठर का भाग नहीं है? तो जठर का बाकी सारे के सारे क्या हैं? आपका जो स्टमक होता है उसके पार्ट हैं, जैसे फंडस भी है, फाइलोरिक कैनाल भी है और कार्डियक नॉच भी है। जो नहीं है वो सीकम है। सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम किसका पार्ट है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का। ये आपको जरूर ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन से आपके 5-5, 4-4 किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख पाते हो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो। द साइलेंट एरिया ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। पूछा गया है कि जो ब्रेन का साइलेंट एरिया होता है वो कौन सा होता है? तो राइट आंसर जो है सेरिबेलम। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की चीफ सेल्स से निकलने वाला पदार्थ नहीं है? तो आपको याद रखना है जो गैस्ट्रिक सेल्स रहती हैं वो रेनिन, पेप्सिनोजन और लाइपेज ये सब सीक्रेशन करती हैं चीफ सेल्स से, लेकिन म्यूसिन जो है नहीं होता है। तो राइट आंसर है म्यूसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम विच चैम्बर ऑफ द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी पूछा गया है। ये क्या पूछा गया है? ये पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखना आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों क्या हैं? एक्सेप्शनल हैं। एक्सेप्शनल से मतलब आप समझ रहे हो कि होल बॉडी का जो अच्छा ब्लड मतलब प्योर ब्लड रहता है वो आर्टरी सप्लाई करती है, और वी से वेन बुरा ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो वेन करती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक्सेप्शनल है। तो ये पूछ रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द विच चैम्बर ऑफ द। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से करती है? तो राइट वेंट्रिकल से। फिर पल्मोनरी जो वेन है वो अराइज कहाँ होगी? तो आपको याद रखना है वो भी आपका जो होगा वो लेफ्ट एट्रियम में होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में क्या अराइज होगा? तो आप याद रखिए राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाएगी लंग्स में और वहाँ पे प्यूरिफिकेशन करेगी। ठीक है, अच्छे से आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ लेना, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक सामान्य सांस के साथ ली जाने वाली या बाहर निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? हम हमेशा बोलते हैं कि ठीक ठाक जो ली जा रही है टाइडल वॉल्यूम। ठीक ठाक से मतलब समझ रहे हो आप? टाइडल कोरिलेट कर लो ठीक ठाक, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है और ट्रिकें याद आती हैं आपको। अगर ट्रिक्स से नहीं, आपको ट्रिक्स बहुत काम आती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो आपको पता ही है कि जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। और न्यूरॉन जो है वो ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती है। तो आप याद रखिए नेफ्रॉन इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन सीक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन सीक्रेट। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है? तो राइट आंसर जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब बाकी के बाकी क्या हो गए आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी का मतलब ये हो गया पूरा आपका कि ये जो 3 हार्मोन है ये कहाँ से हो रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहे हैं। ये कहाँ से हो रहा है? आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ठीक है, किडनी से। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये रजोदर्शन कहा जाता है, हिंदी में है, ये सब आपको जानता है। और मीनोपॉज को क्या बोला जाता है? रजोनिवृत्ति। ठीक है, क्या बोला जाता है? रजोनिवृत्ति। तो यहाँ पे मीनोपॉज। ऐसे आप एक से अंडोत्सर्ग को ओवल्यूशन,
तो ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। कई टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फर्स्ट जनरेशन रेस्पिरेटरी पासेज अवे पूछा गया है। जो आपका फर्स्ट जनरेशन रेस्पिरेटरी का है वो कौन सा है? तो राइट आंसर जो है ब्रोंकी। ठीक है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द बिलो प्रोसेसेस डज डिग्लूटिशन इंडिकेट्स, तो डिफेक्शन नहीं हो सकता है, डाइजेशन नहीं हो सकता है, च्यूइंग नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है आपका? शॉलोइंग। ठीक है, राइट आंसर जो है शॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज हीमोस्टेटिस इंडिकेट्स, पूछा गया है कि हीमोस्टेटिस इंडिकेट क्या है? तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। बाकी आपको इन तीनों पे ध्यान नहीं देना, ये तीन एक चीज़ से ही, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाना, प्लेटलेट डेफिशिएंसी है तो कहीं पे अगर कट लग जाता है जल्दी क्लॉट नहीं होता है, अगर विटामिन के की भी डिफिशिएंसी है तो ये भी तीनों चीज़ें होती हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस को हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टेटिस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप क्या सही करेंगे? ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। और अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात हो रही होती तो ए बी पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य पुरुष में जो मेल में होता है, बिंट्रोप विधि का उपयोग करने पर पता की गई ESR का सामान्य रेंज क्या होता है? तो 0 से 9 मेल में पूछा है। किस में पूछा है? ये मेल में पूछा है। तो आप हमेशा याद रखें कि किस में पूछा गया है? मेल में पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट का समान आकार कैसा होता है? आप सबको पता है, कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा डिस्कशन करने वाली ज़रूरत है। ठीक है, बाइकॉन्केव डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एडल्ट जो एरिथ्रोसाइट्स होती है उसका जीवन काल कितना होता है? तो आप सबको पता है, दूर दूर तक दूसरा ऑप्शन नहीं है, 120 डेज है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड साइट फॉर ऑब्टेनिंग कैपिलरी ब्लड, ये पूछ रहा है कि कैपिलरी ब्लड जो है कहाँ से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं? तो जहाँ से कर सकते हैं वो तीन ऑप्शन दिए हैं। देखो कितना सीखने वाला है ये पेपर। ईयर लोब, फिंगरप्रिंट, और यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्यूबाइटल एरिया से क्या कर सकते हैं? वीनस ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको सीखना है कि कैसे आपको सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज टू स्टोर ब्लड इन ए ब्लड बैंक? तो सिट्रेट सी है, ऑक्जिलेट्स, हेपेरिन, डाइसोडियम, हेपेरिन भी है, लेकिन ज़्यादातर यूज किसका होता है? सिट्रेट्स का ही होता है। तो आप ये हमेशा याद रखें, सिट्रेट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच्योर सेल्स इन द सर्कुलेटिंग ब्लड? ठीक है, तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेल्स है वो सर्कुलेटिंग ब्लड में मैच्योर नहीं मिलेगी? तो लिम्फाइड स्टेम सेल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, क्या नहीं मिलेगी? लिम्फाइड। तो इसका आप हमेशा याद रखें। बाकी एरिथ्रोसाइट मैच्योर मिल जाएगी, थ्रोम्बोसाइट्स मिल जाएगी, ल्यूकोसाइट मतलब WBC, RBC, प्लेटलेट तीनों आपको मैच्योर ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाएगी, बाकी आपको नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक सामान्य वयस्क के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, 5 लीटर होती है। क्योंकि 40 से 50% जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल ही आते हैं दोस्तों। तो आप सिंपल क्वेश्चंस भी बेसिक कभी ना छोड़ें, क्योंकि बेसिक कई बार क्या होता है, सिली मिस्टेक्स की वजह से 2-3 नंबर अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ये पूछा गया है कि 3 ब्लड जो कंपोनेंट है, एक उसमें से ब्लड कंपोनेंट नहीं है। तो क्या है आपका? प्लाज्मा जो है ब्लड कंपोनेंट है, प्लेटलेट जो है क्या है? ब्लड कंपोनेंट्स है। लेकिन क्या नहीं है? मायोसिन नहीं है। तो मायोसिन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज? तो अब देखिए इसमें से आपके 4 क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर होते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करता है? RBC। ठीक है, इम्यूनिटी WBC, ऑक्सीजन कैरिंग ये भी हमारी RBC। ठीक है, तो हीमोस्टेटिस जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सिलिकॉनाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर रिकॉर्ड फॉर सैंपल कलेक्शन? तो कोगुलेशन टेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक वयस्क में औसत MCHC का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? MCHC पूछा गया है। क्या पूछा गया है? MCHC। तो आपकी जितनी भी इंडाइसेस होती हैं, MCV हो गया, MCH हो गया, MCHC हो गया और PCB हो गया, तो ये हमेशा याद रखना है कि PCB की जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो 12 से लेके 42 से लेके 48 या 50 तक हो सकती है। MCV की जो होगी वो 73 से लेके, या कई लोग जो है 78 से लेके आपका 93 तक हो सकती है।
तो MCH की जो होगी वो आपकी 30 से लेके 38 हो सकती है, ठीक है। और MCH की जो वैल्यू होगी वो 27 से 32 पिकोग्राम। तो ये मत बोलो। MCV की क्या होगी, फेम्टोलीटर। ये यूनिट्स भी आपकी बहुत बार आपसे गलतियां करा देती है, तो आपको वो गलतियां नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33, PCV का पता करना किस निदान में मदद करता है। देखो अभी आ गया ना पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो एनीमिया बड़ा सिंपल सा है, ये ट्यूबरकुलोसिस करता नहीं है, जो गठिया होता है अर्थराइटिस वो करता नहीं है, और कोई भी अगर ट्यूमर है वो नहीं करता, सीधी सी बात है। एनीमिया का पता करते हैं हम पैक्ड सेल वॉल्यूम से। पैक्ड सेल वॉल्यूम को अगर डिवाइड कर दो 3 से तो हीमोग्लोबिन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। मान लो अगर किसी का 45 क्या है, PCV है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो 15 उसका हीमोग्लोबिन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सीधा सा पूछा गया है कि पीटी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है। तो आपको पता है सब कि कितनी होती है। तो राइट आंसर इज 11 से 13। अगर 11 से 14 भी आ जाए, 12 से 16 भी आ जाए तो भी आप सही करके आना, ठीक है। अगर आपकी ये 27 से 32 या 30 से 36 आता है तो ये APTT की है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक RH नेगेटिव वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह को व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। तो उसी से कर सकता है, बाकी सब केवल कहने की बातें हैं। तो राइट आंसर जो है वो है RH पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफरेंशिएट एंड आइडेंटिफाई बाई लीसमैन। ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफरेंशिएट, नहीं कर सकते हैं, एंड आइडेंटिफाई लीसमैन स्टेन। लीसमैन स्टेन से क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिप्नोसोम्स कर सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स कर सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट्स कर सकते हैं, लेकिन मास्ट सेल्स को नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ल्यूकोपीनिया इज ए कंडीशन व्हेन द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। देखो ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या होता है, आपका WBC का कम हो जाना और WBC का ज़्यादा हो जाना। अगर मान लो 4000 से कम हो गई है, यहाँ 11000 से अधिक हो गई तो ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर आपका एक जीरो और लगा देता हूँ, और अगर आपकी 4000 से कम हो गई तो ल्यूकोपीनिया। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा फाइब्रिनोजेन का सामान्य मूल्य है। तो ये हमेशा याद रखो आप, 0.3 ग्राम पर DL। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ईओसिनोफिल। डिटॉक्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, लिवर के द्वारा किया जाता है। रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। डिसइंटीग्रेशन भी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। किसका काम है ये, सॉरी माफ करना, ईओसिनोफिल के बाकी काम है, सॉरी मैं गलत बोल गया। और ईओसिनोफिल के सारे काम है, लेकिन एक काम नहीं है, ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करना किसका काम है, प्लेटलेट्स का काम है, कुछ फैक्टर्स के साथ मिलके। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, व्हेन द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV इंक्रीज अबव द नॉर्मल रेंज द रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज मैक्रोसाइट। देखो इंडाइसिस के कितने क्वेश्चन आए हैं, मैंने अभी डिस्कशन किया था आपको। तो MCV जब आपकी नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाए, मान लो 95 इंक्रीज हो जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे। और RBC कैसी दिखने लग जाएगी, तो RBC अपनी नॉर्मल रेंज से बड़ी हो जाएगी, मैक्रोसाइट्स। और अगर RBC अपनी नॉर्मल सेंस कम हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो। अगर नॉर्मल रहती है तो नॉर्मोसाइट। और हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है, हाइपरक्रोमिक का मतलब उसका जो पेलार है वो पूरी तरह से गायब हो जाना। तो इससे जो आप माइक्रो और मैक्रोसिटिक्स वाले शब्दों का यूज करेंगे, वेरिएशन ऑफ RBC, तो इसको बोलेंगे एनाइसोसाइटोसिस। और जब शेप की बात करेंगे आप, मतलब कोई सिकल सेल है, कोई टारगेट सेल्स है, कोई एक्एंथोसाइट्स है, कुछ है, तो उसको आप पाइक्लोसाइटोसिस बोलेंगे। तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है, एनाइसोसाइट्स कब बोलेंगे, पाइक्लोसाइट्स कब बोलेंगे, और अगर शेप और साइज दोनों में वेरिएशन है तो एनाइसोपाइक्लोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, यूरिन का जो नॉर्मल pH होता है वो कितना होता है। तो स्लाइटली एसिडिक होता है, आप सब जानते हो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो 4.5 से क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक, हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि अगर किसी बोतल से मिल्क पीने वाले बच्चों में सामान्य मल का pH कितना होना चाहिए, तो 7 से 8 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पुटम इज द सिरस फ्रॉदी एंड ब्लड टिंग्ड इन। तो राइट आंसर जो है इसका पल्मोनरी एडिमा। थोड़ा सा मेडिसिन वाला क्वेश्चन आ गया कि अगर स्पुटम ऐसा ऐसा दिखता है आपको तो क्या मिलेगा, तो ये पल्मोनरी एडिमा। क्वेश्चन नंबर 44, इन द 4 लेयर फॉर्म ऑफ द सिंपल सेडिमेंटेशन मेथड स्टूल पार्टिकल्स आर फाउंड इन द
सेकेंड लेयर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सेकेंड लेयर है। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रेजेंस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स इन CSF मेक्स द CSF लुक, कैसा देखेगा? तो टर्वेड देखेगा, है ना। कलरलेस तो होता ही है वो, तो ये नॉर्मल हो गया जो कलरलेस होता है, ठीक है दोस्तों। रेडिश हीमरेज हो सकता है, क्या हो सकता है? हीमरेज। और अगर आपको पीला दिखता है, यहाँ लिख देता हूँ, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जेंथोक्रोमिया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकल्ट ब्लड इज टेस्टेड बाय, अकल्ट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। क्या होता है? हिडन, छिपा हुआ होना। तो कौन सा टेस्ट करेंगे आप? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47, ए रस्ट कलर्ड स्पुटम इज फाउंड इन, तो रस्ट कलर किस में मिलता है? अस्थमा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि विश्लेषण की जा रही सामग्री निचली श्वसन नलिका में उत्पन्न हुई है? तो राइट आंसर जो है इसका एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, क्या दिखता है? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। 49 क्वेश्चन, द वेंजिडीन रिएजेंट यूज्ड फॉर ओकल्ट ब्लड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, अभी आया था जस्ट, फिर आ गया। तो जो वेंजिडीन रिएजेंट है वो यूज करते हैं आप, उसमें क्या मिला होता है? तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिला होता है वेंजिडीन वेस के साथ में। ये बहुत क्वेश्चन इस टाइप के आजकल पूछते हैं कि रिएजेंट का कंपोजिशन पूछ लिया और उसके रिएजेंट का जो है प्रिंसिपल नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसके पार्ट आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस का ये पेपर है, 200 नंबर का है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कराने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बोला है कि पर जो सीमेन एजैकुलेशन होता है उसमें समान मात्रा कितनी होती है? हर एक बार में जो सीमेन एजैकुलेट होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? तो आप सबको बच्चों पता है ये आपका 2 से 6 ml होती है। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट MCQs जो था ESIC के लिए था आपका। इसके अलावा आपका CRE में लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए था, ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस के लिए था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भले घुमा फिरा के आए लेकिन पूछे जा सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो में लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।